विधायक जी, बजट को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। आज आप रानीगंज में मौजूद हैं। रानीगंज की जनता को आपने संबोधित किया, बजट की बारीकियों को समझाया, बजट के बारे में बताया, केंद्रीय बजट के बारे में बताया। क्या संदेश रहा और किस तरीके से अपने इस संदेश को, बजट की बातों को आप निचले स्तर तक ले जा रहे हैं? देखिए, 2026-27 का बजट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज मैं अपने कार्यकर्ताओं को और रानीगंज की जनता को बताया कि ये किसानों का बजट है, ये मजदूर का बजट है, युवाओं का बजट है, महिलाओं का बजट है, युवाओं का बजट, सब को लेकर जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें बजट में सब जगह दिखाई भी दे रहा है। और आज इसके लिए आज ये बजट को हम लोगों ने आज गोष्ठी के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को बताया है, प्रधानगढ़ बीडीसी सभी को। इसको जन जन कैसे पहुंचे ये बजट, क्योंकि विपक्ष कुछ बता न पाए कि बजट क्या है, इसको हम लोग अभी जन जन तक पहुंचाएंगे, पूरे ग्राम सभा में पहुंचाएंगे, पूरे रानीगंज विधानसभा में पहुंचाएंगे। सब लोग एक एक आदमी जाने कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो विकसित राष्ट्र 2047 में हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, उसमें बजट का कारगर होगा। इसके लिए आज हम लोगों ने गोष्ठी किया। हमारे जिला अध्यक्ष भी आए थे, मुख्य अतिथि थे, उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ और आज इसी बजट की आज एक गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी को हम लोग ने संबोधित किया और जनता को हम लोग ने बताया। आज आपने कहा कि जन जन तक आप ये बजट पहुंचा रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि इस बजट में कुछ कहा ही नहीं गया है, न तो रोजगार के लिए कोई बात की गई, न युवाओं के लिए कोई बात की। मनरेगा के बजट को घटाया गया है, मनरेगा को पूरी तरीके से हाशिए पर रखा जा रहा है और जो युवा उद्यमी हैं या जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई बातें नहीं कही गई है। इस तरीके का आरोप अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं। देखिए, विपक्ष वाले, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं, वो ऐसा ही बताएंगे। क्यों नहीं कहा गया है? पहले 100 दिन का रोजगार था मनरेगा में, आपको याद होना चाहिए, अब 125 दिन हो गया। बढ़ा कि नहीं रोजगार? क्यों झूठ बोलते हैं ये जनता को? क्यों झूठ? और औद्योगिक क्षेत्र के लिए हमारा इस बजट है, जैसे 200 औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को जो बंद पड़ी हैं, आप देखिए बजट में 200 कम नहीं होता। उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने कहा है 200 इकाई औद्योगिक क्षेत्र जो हमारी बंद पड़ी है, सबको चालू करने का काम हमारा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है कि इससे हमारे युवाओं का रोजगार मिलेगा। चाहे सतहरिया की बंद हो, चाहे जहां के हमारे यहाँ भी काम चल रहा है संसारपुर में, वहां जल्दी से बने। कुटीर उद्योग के लिए काम कहा है, युवाओं के लिए भी काम कहा। जब हमारी औद्योगिक इकाइयां जब जो बंद पड़ी, जो समाजवादी सरकार जब थी यहीं पर थी, सिपाही के हाथों में बेच दिया गया एटीएल, वही मुलायम सिंह यादव इनके पिताजी ने बेचा था। वो युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहते थे और हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती। जितनी इनकी समाजवादी पार्टी में जितनी रोजगार की इकाइयां थी सब बंद पड़ी थी, अब उसको मोदी जी चालू करना चाहते हैं। इस बजट में है 200 इकाइयां हमारी चालू हो गया औद्योगिक क्षेत्र। ये कैसे युवाओं के लिए नहीं हुआ? युवाओं के लिए हुआ एकदम। और ये महिलाओं के लिए भी हुआ है। जब वो बनाती है, समूह से बहनें जुड़ी है, तो जब वो सामान, अपना कीमती सामान जब अपना वो यहाँ बनाएंगे, जो कुटीर उद्योग अपने फैक्ट्री में औद्योगिक क्षेत्र में लाएंगे, तो उनका सामान भी चला जाएगा। हमारे यहाँ आंवला की खेती बहुत होती है, लेकिन किसान को लागत नहीं मिलती है। लेकिन इस कुटीर उद्योग जब औद्योगिक इकाइयां चालू होंगी, तो हमारे किसानों को फिर और किसान हमारा आंवला लगाएगा, उसको वहीं पर बेच देगा किसान और चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चाहे हिंदुस्तान के बाहर भी एक्सपोर्टिंग होगी, उसको ऊपर बाहर भी, फ्रांस जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, सब होगी, यही प्रतापगढ़ से जाएगा। तो ये भी तो विकास हुआ। विधायक जी, आपने किसानों की बात की, आप खुद एक किसान पुत्र हैं, जो जितना हम लोगों ने अध्ययन किया आपके बारे में जाना है। किसान फसल तो उगाता है, किसान अनाज तो उगाता है, लेकिन अनाज को स्टोर करने की व्यवस्था आपके प्रतापगढ़ में बहुत कम है। इस बजट में क्या ऐसा कोई प्रावधान किया गया है कि अनाज के स्टोर को या आंवले के स्टोर करने को व्यवस्था की जाए? देखिए, जो औद्योगिक इकाइयां बनेंगी, जो संसारपुर बन रही है, उसमें स्टोर की भी व्यवस्था होगी। मैं आपसे अभी कह रहा हूं। दूसरी बात, अब तो इस बजट में भी कह गया हमारा किसान भाई, जैसे अपनी गेहूं की फसल, अपनी धान की फसल अगर बेचेगा वहां पर, तो 1 महीने में उसको भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो भुगतान नहीं करे, दुगना उसको पैसा किसान भाइयों को देना पड़ेगा। तो आपने सही कहा कि अभी भंडार की व्यवस्था नहीं है, भीग जाता है। लेकिन आप जब औद्योगिक इकाइयां चालू हो जाएंगी, औद्योगिक क्षेत्र हमारा चालू हो जाएगा, जो व्यवस्थाएं 2047 विकसित राष्ट्र हमारे मोदी जी बना चाहते, जब संसारपुर में चालू हो गया, तो यहीं पर इकाइयां बन जाएंगी, तो यहीं पर स्टोर भी हो जाएगा, यहीं से सप्लाई भी। तो ये आप सही करें। इसके लिए भी हमारे मोदी जी का जो सपना है,
वो धीमे धीमे दिखाई दे रहा है। योगी जी का जो सपना है दिखाई दे रहा है। उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँ, किसान के लिए एआई की सुविधा कर दिए। किसान को ये भी पता चल जाएगा कि बरसात कब होगी, आंधी कब आएगी, ओला कब पड़ेगा। एआई से अपना जनरेट हो जाएगा, वहां जान लेंगे मौसम कब खराब होगा और कितनी दूरी में खराब होगा, ये भी जान लेंगे, मौसम विज्ञान बता देगा। तो ये किसानों के लिए भी फायदा हुआ है। दूसरी बात, किसान जो है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान पहले अपना धान की कीमत नहीं पाता था, अपने गेहूं की कीमत नहीं पाता, बाजरे की कीमत है, अब उसको दुगने की कीमत मिलने लगी। आज गन्ना किसान का पूरा भुगतान हो गया, थोड़ा बचा है, गन्ना की कीमत पाने पड़ा। आज पूरा पश्चिम खुशी है किसानों के लिए। तो बिजली हम लोग देने लगे, ट्यूबवेल वहां पर पानी की व्यवस्था हो गई, आज नहरों में पानी आने लगा। आप पहले नहरें थी जो हमारे सब बंद रहती थी, तालाब और नहरें, लेकिन आज हर जगह पानी आने लगा। हर नहरें देखिए आप, जिधर आप चले सब में पानी आ रहा है। तो जो किसान अब सिंचाई भी कर ले रहा है, उसको हर सुविधाएं अब मिल रही हैं। तो किसान इसमें लाभान्वित हुआ है, आगे चल के और भी आगे जाएगा। इसके लिए हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं, आपको दिखाई देगा। और 2047 तक 20-30 राज्य जो बनाने के लिए मोदी जी का सपना है, उसमें देखिए किसान और आय कितनी बढ़ेगी। उसके लिए आय के लिए और भी काम हमारी सरकार कर रही। आप देखिए दुगनी आय उसकी और बढ़ेगी, किसान हमारा खुशहाल रहेगा। जब किसान हमारा खुशहाल रहेगा तभी हिंदुस्तान खुशहाल रहेगा। इसके लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज क्रेडिट कार्ड में पैसा आप जानते हो मिल जाता है उनको, किसान क्रेडिट कार्ड में। और दूसरे किसान सम्मान निधि, अभी हमारे यहाँ 18,000 किसानों का रजिस्ट्री हो रही है। कब नहीं 18,000 किसान का, जिसका खतौनी गड़बड़ हो गया था, जिसका आधार गड़बड़ लिंक नहीं होता, 30 मार्च तक उसका समय है। और जो पैसे भी बढ़ गए उसको नहीं आता था, और जो नए भी किसान हमारे जुड़ना चाहते उसकी भी रजिस्ट्री अभी हो रही। हमारा जो लेखपाल जा रहा है, हमारे कर्मचारी जा रहे हैं, उसको रजिस्ट्री कर रहे हैं। 18,000 कम नहीं होता। आज हमारा 18,000 किसान यहाँ पर, और किसान सम्मान निधि उसको मिलने लगी जिसको नहीं मिल रही थी। ये भी हमारा किसान आय की वृद्धि नहीं होगी, ये भी आय की वृद्धि होगी। विपक्ष वाले ऐसे कहते रहे, अब हम लोग सबको बता ले रहे हैं हमारी सरकार क्या काम कर रही है, बजट में क्या काम किया। आज उत्तर प्रदेश का भी बजट है, इसके लिए मैं कल आपसे बात करूंगा। लेकिन इतना कहूंगा कि जो हमारा ये बजट आया है, हिंदुस्तान का बजट जो हमारा आया है, मोदी जी ने किया है, वो सभी के लिए बजट है। उसको केवल वो समझ, चाहे हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, उनको सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी, जल्दी पहुंच जाएंगी, व्यवस्थाएं जल्दी हो जाएगी। पर्यटन का बढ़ाने प्रयागराज ले लिया गया, अयोध्या ले लिया गया। तो जब इधर के अगल बगल काम होंगे तो ये प्रतापगढ़ अछूता थोड़ी रहेगा। प्रतापगढ़ जब महाकुंभ लगा तो प्रतापगढ़ से लोग नहीं गए, असम के लोग चले आ रहे हैं, तमिलनाडु के लोग चले आ रहे हैं। इसी से अयोध्या गए, प्रयागराज से कितनी दुकानें चलने लगी, सबको रोजगार, कितनी दुकानें कोई खोलता नहीं था, लगा लगा औला बेचने लगे। किसान देखते रहिए आप, बर्फी बेचने लगे, कितने जितने ढाबे बुक हो गए, कितने यही जहां मैरिज हाल भी मेरा बुक था, यहां स्थान नहीं मिल रहा था, इतनी पब्लिक आ गई। तो हमारे प्रतापगढ़ को लाभ नहीं हुआ, सब कमा लिए पैसा। आज प्रयागराज में जानते हो जितने घर थे, मकान थे, वो सब किराए पे दे दिए, एक कमरे में रहने लगे सब। वहां आप कह रहे कैसे महाकुंभ रोज आए, मोटरसाइकिल जिसके पास थी वो भी पैसा कमा लिया। तो ये जब हमारे मोदी जी काम करते हैं ना, तो सबका विकास होता है। उसमें हमारे प्रतापगढ़ का भी विकास हुआ, हमारे प्रयागराज का भी विकास हुआ, सबको दुगना लाभ हुआ। सब दुगने दाम में दुकान दिए, सब आप जानते दुगने दौर में अपना घर दे दिए, होटल बना दिए। तो विकास नहीं हुआ, इतनी जनता आ गई। तो ये विकास का काम हमारे पर्यटन का बढ़ावा देंगे। तो मोदी जी यहाँ भी पर्यटन का बढ़ावा हो रहा है, हमारी वाराही देवी में काम हो रहा है, कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपया और आ गया। माँ बेल्हा देवी में काम हो के, हमारे शनिदेव में काम हुआ, कहला में काम हुआ, नमकसर में, ये भी बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे यहाँ। तो ये भी जब आगे जाएगा, बेलखरनाथ धाम में भी काम हुआ। तो हर जगह हमारे सरकार काम कर रही है, चाहे विंध्याचल हो, चाहे काशी हो, सब जगह काम हो रहा है। तो ये अछूता नहीं रहेगा प्रतापगढ़ में। और जब औद्योगिक क्षेत्र बन के तैयार हो जाएगा, जब वहां विकास की गंगा, जब वहां फैक्ट्री खुल जाएंगे, जब फैक्ट्रियां लग जाएंगी, वहां उद्योग लग जाएंगे, तो हमारे किसान भाइयों का भी बेटा वहां काम करेगा। और वहां दुकानें कितने खुलेंगी आप नहीं समझ सकते। वहां दुकान भी खुलेंगी, कपड़े की दुकान खुलेगी, होटल खुलेंगे, रुकने का खुलेंगे, सब व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन इसके लिए मोदी जी जो सपना है 2047, तुरंत ये चीज जब गड़बड़ करके कांग्रेस वाले गए हैं, समाजवादी पार्टी वाले बेच के गए हैं, तो इतनी जल्दी तो कोई कर नहीं सकता। 18 साल में तो युवा भी बड़ा होता है, 19 साल में आप जानते हो, तब वो काम करने की सोचता है। तो 2047 जो हमारे मोदी जी कहे वो जरूर आपको दिखाई देगा, और निश्चित विकसित राष्ट्र बनेगा, और प्रतापगढ़ भी चमके, मुझको पूर्ण विश्वास है। आपने कहा कि 18 साल में युवा भी बड़ा होता है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है 1 तारीख को, कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट, आज अपना बजट वो पेश किया।
तो 2027 में चुनाव होना है, क्या लगता है कि इस डबल इंजन की सरकार के इस डबल बजट से 2027 विजय कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, पीडीए को जोड़कर चल रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोगों की ये बजट गांव-गांव तक पहुंचाना और उधर पीडीए का नारा बुलंद होना, कैसे इसको टैकल करेंगे? देखिए, 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ गई है। अब 2027 जो आने वाला है सबको याद है। ये बजट आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट हुआ, हमको जो जानकारी मिली। मोदी जी का बजट भी गांव गांव पहुंच रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पसंद करती, और उत्तर प्रदेश के लोगों को जनता याद है। लूट होती थी, हत्याएं होती थी, दंगे होते थे, बलात्कार होते थे, थाने में बलात्कार होते थे, आप समझ लीजिए, जटवाड़ा हुआ था। तो आप समझ लीजिए सब जनता को याद रहता है, और जनता इनके बहकावे में एक बार तो थोड़ा चली आई 2024 में, और 2027 में कतई नहीं आएगी। 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार बनेगी। आपके मंच में कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और जनता को ये मालूम हो चुका है कि क्या काम, आज नौकरी दी जा रही है। कोई जात पूछ के नौकरी दे रहे हैं हमारे योगी जी। पहले किसकी जात की नौकरी मिलती थी? हम लोग गए विधानसभा में, समीक्षा अधिकारी किस जात का बैठा है, दरोगा इसी थाने में चले आओ, सिपाही दरोगा किस जात का बैठा, एक जात में। क्या हमारा पटेल उस समय नौकरी नहीं पाता था? क्या हमारा पाल नहीं था पढ़ने लिखने वाला? क्या हमारा प्रजापति नहीं था? क्या हमारे एससी बिरादरी के लोग नहीं थे, वो नौकरी पाते थे? केवल एक जात विशेष के नेताओं थे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, केवल एक जात को नौकरी देते थे, और हर जगह देते थे। और एक जात किसको देते थे और किसको बढ़ाते हैं? आप जानते हो, अल्पसंख्यकों को, जो कहा जाता है अल्पसंख्यक नहीं रह गए, उनको बढ़ाते थे, गुंडाई कराते थे। तो ये अब जनता यहाँ की जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता। अब वो 2024 में जो कर लिए वो बता दिए, पीडीए के नारा दे दिए, बता दिए संविधान खत्म हो रहा है। कोई संविधान खत्म कर पाएगा? ये कोई बात थी? ये जनता भोली भाली उत्तर प्रदेश की हमारी जनता है, आपको उसको नहीं चूतिया बना सकते हैं। अब वो तैयार है जनता, वो कह रही है कि अखिलेश यादव के एक वोट रही करेंगे 2027 में। फिर से भारतीय जनता पार्टी योगी जी का हमारे पर रानीगंज विधान, जहां मैं राजनीति कर रहा हूँ, रानीगंज पे ही मैं पूछ रहा हूँ, रानीगंज में क्या होने वाला? रानीगंज की जनता में देख रहा हूँ, जहां मैं जा रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ ना जनता में। एक तो इनका एक विधायक बन गया, वो तो दिखाई नहीं देता। कहते हैं एक विधायक मैंने बना दिया, और वो तो दिखाई नहीं देता है। फिर ऐसे लोगों को हम बना देंगे तो दिखाई नहीं देगा। कोई काम ही नहीं किया इनका पीडीए का। आर.के. वर्मा एक विधायक बन गया, ना किसी पटेल का काम किया, ना किसी यादव का काम किया, ना किसी मुस्लिम का काम किया, ना किसी एससी का काम, केवल अपना पेट भरा और निधि एक इमाम को दे दिया विश्वनाथगंज का। बताइए, हमारे पटेल को आप नहीं दे सकते थे निधि? आप तो नारा लगाते हो मुझको पीडीए, आपने सही कहा। हमारे यादव को आपने ठेकेदार नहीं बनाया, हमारे पटेलों को आपने ठेकेदार नहीं बनाया, हमारे एससी बिरादरी को आपने केवल अपनी निधि जो लाइट दिया, केवल एक मुस्लिम को दे दिया, वो भी विश्वनाथगंज, इस विधानसभा का भी नहीं। तो कहां गई पीडीए तुम्हारा? आप बताइए। ये पीडीए का नारा दिए, देते हैं ना, ये पीडीए का काम इसमें सबको देते तो मैं जानता, ये पीडीए वाले को दे रहे हैं। ये केवल झूठ बोलने वाले हैं। ये किसी का कोई मामला होता है नहीं खड़ा होता है, ये भाग जाता है प्रयागराज। इसका एक नेता है बना, सब जनता समझ गई कि ये लोग केवल हम लोग को यहां से लूट लेंगे रानीगंज से और चले जाएंगे लोग। अब रानीगंज की जनता ने ठाना है, जो यहीं का रहेगा उसके साथ और जनता रहेगी, उसका विकास देखेगी। जो यहीं का नागरिक रहेगा, जो यहाँ का युवा रहेगा, उसी को वोट करेगी रानीगंज की जनता। इन्होंने ठाना है। और अब की बार आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी की रानीगंज विधानसभा जमानत जब्त होगी। आपको मैं बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, रानीगंज जमानत जब्त होगी। जो माहौल चल रहा है मैं देख रहा हूं, मैं चारों तरफ जा रहा हूं, चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं सब, मैं देख रहा हूं ना चारों तरफ। मैं और नहीं जा, लेकिन रानीगंज की जनता ने ठाना है, हर जात पात यहां पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को करेगी, मुझको दिखाई दे रहा है। और हर जात हमसे जुड़े भी हैं। निश्चित है आपको देखेंगे कि रानीगंज विधानसभा में आपकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी का डंका यहां बचेगा। उस बार भी 73,000 वोट मिला था, कम वोट नहीं मिला था। लेकिन अब की रानीगंज की जनता, हर बिरादरी जो बेचारी एक बार भोली भाली जनता को चूतिया बना लिया वहां से आकर, अब रानीगंज की जनता को नहीं बना सकते हैं। इन्होंने ठाना है, क्योंकि ये लोग भाग जाते हैं, किसी प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ होता है, लोग खड़े नहीं होते, ये जनता ने देखा है। इसलिए यहां पर कोई पीडीए नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। यहां
आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, योगी जी के नेतृत्व बनेगी, 2027 में फिर से मुख्यमंत्री हमारा होगा। और अखिलेश यादव जो सपना देखते रह जाएंगे, ये सपना अब इनका पूरा नहीं होगा। अब इनका एक बार 2024 थोड़ा जादू चल गया, लेकिन अब इनका जादू उदू चलेगा नहीं। इसी बात इनको जब पता चल जाएगी 27 में क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो आपसे हमारे साथ रानीगंज के निवर्तमान विधायक जिन्होंने अपनी बातों को गहनता से रखा है। ऐसी तमाम विभूतियों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।